जिस विभाग के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, सफाई, नदियों की सफाई, नदियों का साफ सुथरा होना, उनके मंत्री को भी हमने देखा था कि पानी में कूद गए थे, और वो नहीं, उनके साथ अधिकारी, इंजीनियर सब लोग घुस करके और सफाई का प्रयास किया था, लेकिन सफाई नहीं हुई। इधर देखने को मिल रहा है और जानकारी मिल रही है कि पूरे प्रदेश के ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए इन्होंने, कोई ट्रीटमेंट प्लांट चलाया नहीं जा रहा है, और सीधा सीधा नालों का पानी, पूरी गंदगी सीधी सीधी नदियों में डाली जा रही है। और इसलिए डाली जा रही है कि जिससे जानकारी न मिले कि आखिरकार नाले साफ हुए कि नहीं हुए, नदियां साफ हुई कि नहीं हुई है। जो बरसात का पानी आ रहा है वो सब गंदगी को लेके निकल जाएगा और इन पे आरोप भी नहीं लगेगा। वो बात अलग है कि बुंदेलखंड की नदियों को इतना खोद दिया गया, इतना खोद दिया गया है, किसी जिले में चले जाएं, हर जिले में सड़क पर, खेत के किनारे टीले बने हुए हैं, टीले लगे हुए हैं, और ऊंचे ऊंचे टीले हैं। ऐसा लग रहा है कि कई पहाड़ बन करके आ गए हैं, एक एक महीने में पहाड़ बन गए, 2 महीने में पहाड़ बन गए। और उस बात में मैं नहीं जाना चाहता हूं, उस पहलू पर, क्योंकि हमें भी वही जरूरत पड़ेगी एक समय पर। अभी एक पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ 1700 करोड़ की वजह से साजिश हो रही है। तो वही 1700 करोड़ जो हैं, उसकी वजह से टीला ही नहीं दिख रहा किसी को, टीले कहीं दिखाई नहीं दे रहे किसी को। और इटावा में एक अधिकारी का ट्रांसफर हुआ, 80 मीटर ऊंचा पहाड़ लेके चला गया संघ अपने, गोरखपुर के करीब 80 मीटर ऊंचा पहाड़, अब वो है ही नहीं। अधिकारी ट्रांसफर हुआ, उसके साथ लगता है वो पहाड़ भी उधर ही चला गया, गोरखपुर की तरफ। तो मैं अभी कहूंगा कि 2 वीडियोस हैं, एक पुराना है, एक नया है, जो कि यमुना का है, और एक यमुना का और है, जो अभी हाल में आपने एक चैनल और एक न्यूज के साथी ने जो कहा कि किस तरीके से ताजमहल के पीछे जो गंदगी है यमुना की, कैसे अंग्रेज टूरिस्ट लोग नाक बंद करके आ रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पहला भाषण हुआ था आगरा में बीजेपी के बड़े नेता का, उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि अकेला आगरा $1 ट्रिलियन की टूरिज्म इकोनॉमी पैदा कर सकता है। $1 ट्रिलियन की, केवल आगरा एक शहर, $1 ट्रिलियन की। और क्योंकि आपको मैंने इसलिए बुलाया था, सरकार से तो कोई नहीं लड़ सकता, कमजोर आदमी तो लड़ ही नहीं सकता। आज हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि वृंदावन के कुछ लोग आना चाहते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं, या उनका मन बदल गया, या जैसा मैंने एक यूपी तक पे एक वीडियो देखा एक बेटी का, हमने तो मदद के लिए कहा। उन्होंने कहा कि योगी जी अच्छे हैं, वो बुरे हैं। हमें तो आज तक ये पता था कि वो बुरे, मैं अच्छा हूं। मैं उस बहन का, बेटी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज पता लगा कि हम लोग बुरे हैं, मदद करने वाले बुरे हैं, तकलीफ परेशानी में खड़े होने वाले बुरे हैं। बच्चों से राजनीति नहीं करानी चाहिए, ये राजनीति बड़ा खराब खेल है। कब किसकी लॉयल्टी बदल जाए, कब किसका स्वार्थ सामने आ जाए, स्वार्थ और परिस्थितियों से बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। तो मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है, आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी गोरखपुर या और उन लोगों से, कि ये सियासत का खेल बड़े लोगों का है, इसमें बच्चों को नहीं डालना चाहिए। अब मैं भी चाहूंगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी ले लूं, थोड़ा अपने आप को ठीक करके तब फिर आप लोगों से मिलूंगा। अभी तो हम ही बुरे हैं, जब अच्छे हो जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे। इसलिए फिलहाल गंदगी देखिए गोमती और यमुना की और उसकी गोमती की गंदगी देखिए, फिर आगे की बात हम लोग शुरू करेंगे। हालांकि वृंदावन के लोगों को आना था, नहीं आए, लेकिन उनकी बात मैं फिर बाद में कहूंगा। जिन मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरों को बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, जाल डालना पड़ता है, तब जाके मछली जाल में फंसती है,
वो मछली आज नदी में यूं ही पानी के ऊपर तैरती नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये मछलियां मर चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। और आज असल में मैं ग्राउंड पे नहीं हूं बल्कि नदी में हूं। यमुना नदी में मैं इस समय हूं। बुराड़ी के पास ये बजरंगी घाट है और ये देखिए, ये जो सारा ऊपर आप ये सफेद सफेद ये देख रहे हैं, ये सारी मछलियां हैं। मछलियां ये हैं और ये सारी मछलियां मर चुकी हैं। इस वजह से पानी पर ही ऊपर बहुत आसानी से तैरती हुई ये नजर आ रही हैं। जबकि मछुआरे जो हैं, देखिए ये मछुआरे हैं, ये मछली पकड़ते हैं और यहां से पकड़ कर ले जाकर उनको बेचते हैं और इससे जो है इनका आजीविका कमाने का ये इनका साधन होता है। लेकिन क्योंकि मछलियां ये मर गई हैं तो इस वजह से अब ये मरी हुई मछलियों को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि जो जिंदा मछली हैं वो इनके पास में आए और उससे ये अपना गुजर बसर कर सकें। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि यमुना में मछलियां कहां से आ गई, यमुना का तो पानी इतना गंदा है। ऐसा नहीं है। दरअसल वजीराबाद के बाद जो है यमुना की। अब दूसरा वीडियो भी दिखाते हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं इसमें, मतलब मैं वीडियो जो दिख रहा है वही बता रहा हूं मैं आपको। Gdzie jest Taj Mahal? Gdzie jest Taj Mahal? A co tutaj mamy? Prawdziwe Indie. Ty niemiłosiernie, co ty gorzej niż wczoraj. Ja. Mamy nawet zwłoki krowy i przepiękny zachód słońca. Odbijając się od śmieci. नेक्स्ट गोमती नदी पर जलकुंभी, नालों से गिरता वेस्ट पानी इसको जहरीला बना रहा है। बदबू और सफेद झाग से आसपास रुकना भी मुश्किल है। सफाई के नाम पर खाना पूर्ति ऐसी कि नालों से हटाया गया मलबा भी आसपास पड़ा है, जो बारिश के मौसम में फिर से वापस नदी में जा रहा है। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी की स्थिति खराब बनी हुई है। शहर में अधिकतर जगहों पर नदी जलकुंभी से पटी हुई पड़ी है। इसके साथ ही जो नाले गोमती नदी में गिर रहे हैं उनकी सफाई भी नहीं की गई है। साथ ही नाले के पानी को बिना शोधित किए हुए ठीक है। बाकी गोमती का आप देखते ही हो। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ए बैठ जाओ यहाँ पे। ए बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसीलिए मैं अंदर नहीं बुलाता हूँ। प्रेस के लोगों से निवेदन करके आप लोगों को बुलाया था मैंने। माफी चाहते हैं, कुछ अनपढ़ लोग भी आ जाते हैं। तो यहां पर उजाड़ा जा रहा है, जैसे और जगह चीजों को बनाने के लिए लोगों को उजाड़ दिया गया। जहां गोमती रिवरफ्रंट बन जाना चाहिए था अभी तक, अकबर नगर के लोगों को उजाड़ दिया गया। जो उनकी बुनियादी समस्याएं थी, जो बुनियादी उनकी जरूरतें थीं, जहां वो रोजगार नौकरी करते थे, वो रोजगार नौकरी भी उनकी छिन गई। कई लोगों की आत्महत्या भी हो गई, या हत्या नहीं, मृत्यु हो गई, और एक आदमी ने आत्महत्या भी कर ली। और कहा यह गया कि हम रिवर फ्रंट बना रहे हैं। नाले पर पहली बार रिवर फ्रंट बन रहा है। अक्सर नदियों पर रिवर फ्रंट बनता है। इस सरकार में पहली बार देखने को मिला कि रिवर फ्रंट बन रहा है। इसी तरह वरुणा नदी पर समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, वो बंद हो गया। जो व्यवस्था थी, जो उस समय कोशिश की गई थी कि कोई भी गंदा नाले का पानी वरुणा नदी में ना आए, जो भी आए ट्रीटमेंट के बाद आए, और यही गोमती नदी रिवरफ्रंट के साथ था। यही अंतोगत्वा हमें आपको करना पड़ेगा। जब कभी भी हमें नदियां साफ करनी है, शहर के बीच में अगर नदी है तो
जो भी पानी नदी में जाए, नाले का पानी न जाए तभी जब ट्रीट होकर के पानी फिल्टर से तब जा सके, तो आने वाले समय में ये साफ नजर दिखाई देगी नदियां। और जो पानी का सेल्फ प्यूरिफिकेशन की एक जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से अगर वो डिसॉल्व ऑक्सीजन मिलती चली जाएगी उसके अंदर, हवा की वजह से, एरेशन की वजह से, तो अपने आप नदी साफ दिखती है। जो मछलियां मरी हुई दिख रही है, इसका मतलब यह है कि पानी का डिसॉल्व ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गया है। जब डिसॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो गया है तभी जीव जंतु या मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं, और शायद वो पैरामीटर 4 मिलीग्राम पर लीटर का है। खैर, इसी तरह यमुना पर सबसे महत्वपूर्ण जगह, सबसे हिस्टोरिकल जगह और वृंदावन की सबसे महत्वपूर्ण जगह विश्राम घाट, केसी घाट पर समाजवादी सरकार में काम शुरू हुआ था। सुंदरीकरण का काम था कि ये घाट और ये जो रिवर फ्रंट बनेगा वो ऐसा बनेगा जिससे कि यहां टूरिस्ट अगर आए तो उसे अनुभव मिले कि हां, वृंदावन कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। आज ही अगर हम जाएं वृंदावन में तो आपको टीले कूड़ों के दिखाई देंगे, बड़े बड़े टीले लगे हुए कूड़ों की, गंदगी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर बनाने से वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और टूरिस्ट को सुविधा देंगे, जिस सरकार ने, उत्तर प्रदेश के 9 साल की सरकार और दिल्ली की 11 साल की सरकार, 11 और 9 20 साल की सरकार में ना कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाया जहां वो सुरक्षित और पवित्रता के साथ व्यवस्थित होकर के चल सकें और उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल सकें 20 साल के अंदर। और यही स्थिति वृंदावन की है। ये जो कॉरिडोर बनते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कॉरिडोर बनाती है, लेकिन उसके कॉरिडोर बनाने का एक तरीका है जिससे लाभ उठा लें, अपने लोगों को लाभ पहुंचा लें। जो कॉरिडोर बनाते हैं उनका लक्ष्य कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है, लक्ष्य कुछ और होता है। मुझे याद है कि समाजवादी सरकार में गोवर्धन में परिक्रमा को लेकर के बहुत अच्छा डिजाइन बनाया गया था, पूरी प्लानिंग हुई थी, और जिस सुंदरता के साथ, जिस अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाना चाहिए था, शायद अधिकारियों ने उतनी दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि बना, लेकिन जिन पैरामीटर में मैं बनाना चाहता था उस पैरामीटर में नहीं बना पाए वो अधिकारी। पहले तो इन अधिकारियों को घूमने भेजना चाहिए। ये इकाना स्टेडियम इसलिए बन पाया क्योंकि इकाना स्टेडियम बनाने से पहले अधिकारियों और लोगों को कई वर्ल्ड के बेस्ट स्टेडियम्स जो हैं उनको देखने को भेजा कि भाई देख के आइए, तब जाकर के आप अनुभव पाएंगे, तब बन पाएगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो मैनचेस्टर का देख के आए, मैनचेस्टर क्लब का देख करके आए स्टेडियम, और उसका परिणाम ये हुआ कि आपको एक वर्ल्ड क्लास इकाना स्टेडियम मिल गया। यही जनेश्वम पार्क, यही लोहिया पार्क इसलिए बन पाए क्योंकि यहां के अधिकारियों को भेजा गया था कि जाकर के दुनिया में दूसरे पार्क देख के आइए। नेपोलियन के जमाने में जो पार्क बने उन पार्कों को देखो, दुनिया में जिसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा नाम होता है उस पार्क को देख के आइए, तब बनाएंगे। तो उसका परिणाम यह हुआ कि आज लोहिया जनेश्वर पार्क लखनऊ सिटी के वन ऑफ द बेस्ट पार्क बने हैं। तो केवल इन शहरों में नहीं बनाया, कानपुर में भी बनना शुरू हो गया था लोहिया पार्क, सीतापुर में भी दिया था, इटावा में भी दिया था, या जहां जहां उस समय हमारे जनप्रतिनिधि बोलते थे कि हमारे यहां जरूरत है तो वहां भी हम लोग बनाते थे। एग्जाम्पलरी काम मंडी में हुआ। ये जो किसान बाजार बना, जिसको बाद में उन्होंने दयाल पैराडाइज को बेच दिया, प्लासियो मॉल जो मॉल बना, सरकार मॉल नहीं बनाती है, लेकिन एग्जाम्पलरी काम किया मॉल का, और उसका परिणाम ये हुआ कि मॉल बना। देखिए आप, प्लासियो मॉल बना जो आज भी देश का वन ऑफ द बेस्ट मॉल है। आपका एक्सप्रेस वे बना, आगरा लखनऊ, उसके बारे में तो कहना नहीं है। हम ही नहीं, विरोधी लोग भी कहते हैं, कई बार बीजेपी के लोग उस सड़क पर चलते हैं, हमें ही ओवरटेक करके निकल जाते हैं आगे।
झंडा उनका लगा रहता है, देखते हैं हम धीमे चल रहे हैं, वो हमसे तेज रफ्तार में जा रहे होते हैं। और देश के प्रधानमंत्री इसलिए उतरे थे वहां पर क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में वो डिजाइन हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसमें कि एयरफोर्स का हवाई जहाज उतर सके और उस पर हरकुलस जो सबसे भारी वाहन है हमारे एयरफोर्स का वो उतरा वहां पर, सुखोई मिराज उतरे। इसी तरह बस स्टैंड और मेट्रो पहला देश का होगा कि जहां पर पीपीपी पर बस स्टैंड बना और बस स्टैंड के साथ मेट्रो के स्टेशन को ऐसा जोड़ा कि आप बस स्टैंड और मेट्रो में दोनों जा सकते हैं। समाजवादी सरकार में वो जो डिजाइन मेट्रो एयरपोर्ट तक हुई थी, वो एयरपोर्ट आसानी पहुंच जाए मेट्रो से, वो डिजाइन का पार्ट ये था कि लोग आए मेट्रो से, स्टेशन से चले जाए। और आगे जो एयरपोर्ट बना अभी तक इन्होंने डिजाइन नहीं बना पाए कि कैसे जोड़ेंगे उस एयरपोर्ट को और मेट्रो से। अब अगर आप मेट्रो से उतरोगे तो पहले तो कम दूरी लगती थी, अब जो नया एयरपोर्ट बेच दिया गया है उसमें आप सूटकेस लिए घूमते रहो 1 किलोमीटर, तब जाकर एयरपोर्ट पहुंचोगे। तो ये डिजाइन फॉल्ट है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी के लोग अक्सर ये कहते थे कि वेटिकन सिटीज अच्छा बनाएंगे, बीजेपी के लोग कहते थे वेटिकन सिटी बनाएंगे। आप में से पुराने लोग जानते होंगे कि जब बनाने की बात कहते तो वेटिकन सिटी का भी नाम लेते थे कुछ अपने भाषणों में, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो गुजराती मंदिर की तरह दिखता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग किसी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हेरिटेज है, जो हिस्ट्री है, जो लोग देखने आते हैं, जो एस्थेटिक है, उससे खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और अगर तुमने पिछले 9 साल में क्या काम किया है इसका कोई हिसाब किताब देगा कि नहीं देगा। मान लीजिए जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुआ था बोर्ड, उसका नाम बदल दिया इन्होंने, तीर्थ विकास परिषद नाम लिख दिया, और अभी तक जो तीर्थ विकास परिषद ने खर्च किया है डेवलपमेंट पे पैसा, उसका कोई हिसाब नहीं है। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो खर्च किया उसका कोई हिसाब नहीं है, और जो संस्थाएं और जो विभाग है जो पैसा खर्च किया उसका कोई हिसाब नहीं है। और वहां 5000 मंदिर हैं, 5000 मंदिर हैं जो समय समय पर बने हैं, राजा महाराजाओं ने, बड़े लोगों ने बनाए, सेठ लोगों ने बनाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बनारस जैसे कुछ मंदिर ढा दिए जाएं। बनारस में जब कॉरिडोर बना तो बहुत सारे मंदिर जो छोटे थे, घरों में थे, लोग अपने पौराणिक और परिवार के पूर्वजों के बने हुए मंदिरों को उजाड़ दिया सरकार ने। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा हो। तो इसलिए मैं चाहूंगा जो लोग ये कॉरिडोर बना रहे हैं, हालांकि हमें सुझाव नहीं देना चाहिए, तब भी सुझाव दे दें। वेनिस की गलियां देख के आए, वेनिस की गलियां। कभी कभी हम ही लोग गलती करते हैं, हम बुरे लोग हैं ना, गलती करते हैं। जेनेसिस पार्क में बोट डाल दी थी हम लोगों ने, वेनिस में जो बोट चलती थी। इस सरकार को इतना बुरा लगा कि वो बोट ही बर्बाद कर दी उन्होंने। पता नहीं कहां से प्लास्टिक की लाइफ पैडल वाली वो चल रही है। बेहतरीन जो इटली में चलती थी नाव, वो लाए थे। एक बस लाए थे, बस, वाटर बस, पता नहीं कहां चली गई वो। पानी के रास्ते गई कि ट्रक में लद के चली गई, पता नहीं कौन है। बस चोर, वाटर बस चोर कौन है हमें नहीं पता है। फुब्बारा चोर कौन है पता ही नहीं है। फुब्बारे चोर ही हो गए। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये रास्ता नहीं है बल्कि आस्था है हमारी। रास्ता, जो गलियां हैं वो हमारी आस्था की गलियां हैं। उनका एस्थेटिक, उनका हेरिटेज वैसा ही रहे। कुंज गली में राधा कृष्ण की लीला के सैकड़ों गीत बने हैं, सैकड़ों गीत बने होंगे।
और न जाने कब से वो परंपराएं चली हैं, मेले चलते हैं, यात्राएं निकलती हैं, और ये जब बिगाड़ देंगे तो वो गीत कहां गूंजेंगे? क्योंकि इनका जो बनाने का ढंग है, पता नहीं क्या ढंग है इनका बनाने का। अगर इन्होंने कुछ अच्छा बनाया हो तो आप लोग हमें बता दो, अगर हम कंफ्यूज हो रहे हो तो। और ये बात जो बोलते हैं कि चौड़ीकरण से व्यवस्था बन जाएगी, आप बताइए कुंभ में जितने बड़े इलाके में शहर बसा था, जितने बड़े इलाके में ये दावा कर रही सरकार कुंभ बनाता, जितना ऑर्गेनाइज कुंभ बनता था, बताओ वहां घटना घट गई। सवाल वो नहीं है एरिया का। हालांकि जहां सड़क पे वो यात्रा निकलती है उड़ीसा में, वो भी बहुत सड़क चौड़ी है, लेकिन हादसा हो गया, घटना हुई। कुंभ जहां लगा, बताओ कितनी बड़ी जगह है, और वहां पर घटना घट गई। इसलिए बात रास्ते के पतले और चौड़े की नहीं है। हमने बहुत सारे देशों के शहर देखे हैं जहां पर सड़कें बहुत चौड़ी नहीं हैं, लेकिन मैनेजमेंट है वहां पर। बात मैनेजमेंट की होती है, बात सिस्टम की है कि आपने क्या सिस्टम क्रिएट किया है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कितना ध्यान दे रहा है, आप मैनेजमेंट कितना कर ले रहे हैं। आप लखनऊ जैसी राजधानी का ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे, सोचिए आप। इतनी पुलिस, इतना वीआईपी, और मुख्यमंत्री स्तर पे बैठक होती है, सोचिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की, जो एक सिपाही और एसआई और उनको अधिकारियों को करनी चाहिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की, वो मुख्यमंत्री स्तर पे बैठक होती है, सोचिए। उसके बाद भी मैनेजमेंट नहीं दिखाई दे पा रहा है, तो सड़कें कम चौड़ी हैं क्या लखनऊ की? सवाल है सिस्टम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, और आप मैनेजमेंट का क्या कर रहे हैं। अगर चौड़े रास्ते की बात होती तो जगन्नाथपुरी के सड़क में दुर्घटना में या कुंभ में खुले मैदान में भगदड़ क्यों मच गई थी। भाजपा को दुनिया के उन देशों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने अपनी विरासत एवं धरोहर को बचाए बनाए रखते हुए विकास किया है। लोग अगर आएंगे तो कुंज गलियों को देखने आएंगे, कोई आपका थका हुआ जो आप बनाते हो, क्रिएट करते हो, उसको देखने नहीं आएंगे। सारा झगड़ा दरअसल जमीन का है। जैसे अयोध्या में जमीन का खेल खेला इन्होंने, सारा झगड़ा जमीन का है। भाजपाइयों की निगाह हमेशा जमीन को हड़पने की रहती है। भाजपाई अपने कुछ लोगों के लिए सालों से बसे लाखों लोगों को उजाड़ देती है। भाजपा अपनों को ठेका दुकान देकर उनसे चंदा वसूली करती है और मुआवजा के नाम पर घोटाला करती है। एक अधिकारी अभी भी लापता है, अंडरग्राउंड है। जनता आज मजबूर है, लेकिन जब यही जनता नई सरकार आएगी तब विकास के नाम पर विनाश की ये नकारात्मक नीति हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी और हर मुआवजा घोटाले की जांच होगी। कई जगह मुआवजा इन्होंने या तो दिया नहीं या अपने लोगों को संतुष्ट और खुश करने के लिए मुआवजा में भी खेल खेला है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तरीके से ये काम करते हैं, मथुरा वृंदावन भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा। और भाजपा के लिए तो भाजपाई महाभ्रष्टाचार ट्रेनिंग मैनुअल में एक अध्याय का नाम है कॉरिडोर करप्शन। कैसे नियंत्रण धन संपत्ति कोष को हथियाएं, कैसे सरकारीकरण करें, कैसे चढ़ावे को बेचकर भाजपाई अपनी जेब भरें, कैसे सुविधाओं के नाम पर जनता को गुमराह करें, कैसे परस्त्रीय जमीन पर कब्जा करें, आसपास की जमीन पर कब्जा कैसे मुआवजाओं के नाम पर कमाई करें, कैसे जमीनों को औने पौने दामों में खरीदें, कैसे बाद में 10 गुना रेट पर जमीन
बेचें। वो खेल हमने सबने देखा है कि कुछ मिनटों में कितना मुनाफा करा दिया किसी को, कैसे छोटी दुकानों और उनकी कमाई को मटियामेट कर दें, कैसे बड़े शोरूम से इकट्ठा पैसा लेकर उन्हें स्थानीय लोगों का कारोबार छीन करके दे दें, कैसे स्थानीय कारीगरी की कलाकृतियों की दुकानें उजाड़ें, कैसे परंपरागत व्यवसाय को स्थान छोड़ने पर मजबूर करें जो पहले से व्यवसाय कर रहे हैं, उन पर इतना दबाव बना दें कि वो अपना कारोबार छोड़ करके चले जाएं, कैसे बड़े व्यापारियों से कमीशन खाकर उनका सामान बेचें, कैसे लोगों के जीवन यापन का साधन व घर दुकान छीनकर सदियों से बसे लोगों को उजाड़ें। हम लोगों ने अयोध्या में देखा कि जो लोग दादा परदादा के जमाने से लोग रह रहे थे, गरीब थे, अपने जानवर रख करके जीवन यापन करते थे, उनको इस सरकार ने उजाड़ दिया। केवल वहीं नहीं उजाड़ा, और जगह भी उजाड़ा इन्होंने। विरासत के गलियारे में जो उजाड़ा, वहां जो जाने कितने वर्षों से रहते थे, कैसे अपने बाहरी लोगों को लाभ पहुंचाकर यहां स्थापित करें। बाहरी लोग हर जगह स्थापित होते जा रहे हैं, जो अच्छा खासा पीछे से मुनाफा देते हैं उन बाहरी लोगों को ये बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे बाहरी लोगों के सारे राजनीति करें, कैसे स्थानीय बाहरी में विभाजन करें, कैसे चुनावी गणित को बदलें, कैसे आस्था को व्यापार बनाएं। इसलिए हमारा निवेदन है, आस्था को व्यापार न बनाएं, आस्था को आस्था ही रहने दें, और जो हेरिटेज है, जो वहां का ट्रेडिशनल जो चीजें होती रही हैं, उस आर्किटेक्चर, उन पौराणिक गलियों को नष्ट ना करें। बाकी तो आप सब जानते हैं, ओसीएम, डीसीएम और एफसीएम भी एक नया। ओसीएम, डीसीएम और एफसीएम, फ्यूचर सीएम। जो इलाज मंत्री हैं, ओसीएम, डीसीएम, एफसीएम इलाज मंत्री हैं, लेकिन उनके इंतजाम इलाज का ही हो रहा है। उनके इलाज का इंतजाम हो रहा है। हमें उम्मीद है कि सरकार जो बनाना चाहती है वृंदावन में कॉरिडोर, दुनिया के जो हेरिटेज जहां पर बचाई है देशों में, वहां जाएं अधिकारी, घूम के आए, देख करके आए, गलियों को कैसे संरक्षण किया जाता है, वहां सुंदरता कैसे बनाई रखी जाती है, उन्हीं गलियों में, छोटी छोटी गलियों में कैसे खूबसूरत बनाया जाता है, खूबसूरती लाई जाती है। और उसके बाद किसी अच्छे आर्किटेक्ट, अच्छे प्लानर को ढूंढें और उससे काम कराएं। क्योंकि जिसका जो काम है, अगर वो काम नहीं कर रहेगा या नहीं मौका देंगे तो कुछ और निकल आएगा काम। उसी का परिणाम यह है कि जो बच्चों को टैबलेट दी गई हैं, पहले बच्चे उंगलियों से घिसते हैं, जब नहीं चलता तो फिर अंगूठा भी घिसते हैं, और जब नहीं चलता तो बाद में बेच आते हैं उसे। कांवरियों को जिस तरह से कहा जाता था कि पहले भी निकलते थे और अभी निकले, बीजेपी से पहले भी निकलते थे जब बीजेपी सरकार ही थी, तो मुसलमान कहीं ना कहीं पानी पिलाने का काम, फल देने का काम करते थे। मगर अब जो है तफ्तीश कहीं लगाई जा रही है, कहीं उनसे नाम पूछा जा रहा है, कहीं ना कहीं इत्तेसाक भी पैदा करने की कोशिश। कारोबार, रोजगार हमें आपको जोड़ता है, आयोजन हमें आपको जोड़ता है, खुशियां, मेले हमें आपको जोड़ता है। ये किसी की खुशी नहीं देख सकते बीजेपी के लोग। और बीजेपी में 3 गुट हो गए हैं। बीजेपी में 3 गुट हैं। एक, पहला खुद मुख्तार हैं, एक दिल्ली वाले के उम्मीदवार हैं, और एक संगी साथी के कैंडिडेट हैं। जो दिल्ली वाले कैंडिडेट हैं, जो हाथा नहीं भाता के भी शिकार हैं। तो बनारस से खबर आ रही है सर कि वो वाराणसी जंक्शन के सामने जो नाइट मार्केट थी, उस पे बुलडोजर चल गया है।
जो कंपनी थी जिसने वो लाइसेंस दिया था दुकानों का, वो गुजरात की कंपनी थी, उसका मालिक भाग गया है और जो रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म बांटा गया था तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय बनारस बांटा गया। इस सरकार में सभी इलीगल काम हो रहे हैं, इलीगल कॉलोनियां बस रही हैं, बेपना इनकी इलीगल बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, सब इलीगल काम इस सरकार के संगी साथी कर रहे हैं। बड़े बड़े ट्रस्टों पे कब्जा हो रहा है। ये हमारे कानपुर के लोग हैं, दो बैठे हैं, ये दोनों जानते होंगे कितने बड़े ट्रस्टों पे कब्जा हो गया। कोई एजुकेशनल ट्रस्टों पे कब्जा कर रहा है, कोई रिलीजियस ट्रस्टों पे कब्जा कर रहा है, कोई जमीन है। जो पुलिस है वो बीजेपी के सारे पे काम कर रही है, पूरी पुलिस। और उसी का परिणाम यह है कि अन्याय बड़े पैमाने पर है। हमारे साथी ने, मैं नहीं जानता हूं कि कौन है साथी जो आपके साथी के साथ आया है, जिस परिवार की ये बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी एक दिन कहा था, उस परिवार पे 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए हैं, 100 से ज्यादा। ये बीजेपी के लोग हम लोग को ट्यूशन करा रहे हैं, फ्री ट्यूशन करा रहे हैं, फ्री ट्यूशन हो रहा है हम लोगों का। अकबर नगर के जो लोगों को जो है वहाँ जो कानूनियत दी गई है, वहाँ 3 दिन से पानी आ रहा नहीं है, बिजली आ रही है, सब रोडों पे जो सोने में मजबूर हो गए, कैसे देख सकते? बीजेपी के लोग उजाड़ने का काम करते हैं और अकबर नगर के लोगों को मैंने कहा कि वहीं का वहां वापस उन्हें बसा देंगे। ए, तुम्हें इस पे पूछोगे ना, लगाइए दिखाइए कुछ और इनको। वीडियो वायरल हो रहा है जौन के हॉस्पिटल। पहले तुम्हें एक तस्वीर दिखाऊं, 2 दिन पुरानी है, वृंदावन की। मैं भेज रहा हूं तस्वीर, या स्क्रीन पे लगा दो इनको। तुम्हें कूड़े से कुछ नहीं है हटाने के लिए कोई चिंता। और इनको जीबीएनआईसी का वीडियो दिखाइए। और वृंदावन में जो काम किया, अगर मुझे स्क्रीन वो स्लाइड शो मिल जाएगा तो मैं देता हूं आपको। जी, क्या चीज? देखिए, मैं तो एक ही चीज जानता हूं, सच्चा रास्ता ही धर्म का रास्ता है, वही सनातन का रास्ता है। अन्याय करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, भेदभाव करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, बच्चों से राजनीति कराने वाले सियासत कराने वाले लोग सनातनी नहीं हो सकते। केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं बन जाता है, विचार और आचरण से बनता है। क्योंकि बुनियादी सवालों पर चर्चा नहीं करनी है। जनता इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश की 2027 का, और ऐसा चुनाव देखने को मिलेगा जो कभी चुनाव नहीं आपने देखा। हम बिहार के चुनाव में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी की पूरी मदद करेंगे, और इन भाजपाइयों ने जो घोटाले किए उत्तर प्रदेश में सब बताए जाएंगे बिहार में। और ये भी बताया जाएगा कि नीतीश कुमार जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चेहरा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, अब वो देखिए मुख्यमंत्री के ही उससे रिटायर हो जाएंगे। ये बीजेपी के लोग उन्हें रिटायर कर देंगे। ये देखिए तस्वीर कब की है, ये देखिए आप, कूड़ा ये है इनका। ये हिसाब दें कि पिछले 9 साल में कितना काम किया इन्होंने यहाँ पर ब्रिज में, और खासकर वृंदावन मथुरा में। इंडिया में पहले दलित बच्ची की जो है 13 वर्ष की जो दलित बच्ची थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके बाद में परिवार का आरोप है कि जो है उसने सुसाइड नहीं किया, उसको जो है फांसी पे लटकाया गया। इस सरकार में सच कभी बाहर नहीं आएगा, न्याय नहीं मिलता गरीब को। बहुत सी घटनाएं ऐसी। सर, गोमती नदी का जो रिवर फ्रंट बना रहे थे सर, 12 से 17 किलोमीटर की दूरी में था, लेकिन 3 ही किलोमीटर में सीमित चुका है।
गंगा पे रिवर फ्रंट बन रहा है कानपुर में, किस तरीके से कर देखते हैं? हम लोग बनाएंगे बहुत अच्छा रिवर फ्रंट कानपुर में, और कानपुर की मेट्रो ले जाएंगे उन्नाव तक, लखनऊ की मेट्रो ले जाएंगे बाराबंकी तक। इन सरकार के लोगों को बताना चाहिए। देखिए, आप सब लोग बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, सब समझदार लोग हैं, लेकिन भार 1700 करोड़ का ऐसा है, पता नहीं सच ही नहीं निकलता। 1700 करोड़ का भार ऐसा है, ये हम नहीं कह रहे, कैबिनेट में बैठने वाले मंत्री कह रहे हैं। तो कई बार बहुत सी बातें नहीं निकलती। आपको ये पूछना चाहिए, सवाल उल्टा पूछते हैं आप लोग। सवाल ये पूछना चाहिए और बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के 9 साल में कांवड़िया कॉरिडोर के लिए ये काम किया है। कांवड़ियों की व्यवस्था के लिए, कांवड़ ले जाने वाले लोगों के लिए इतनी सुविधाएं दी हैं। उनके लिए अच्छा एक सड़क बनाई है, नंगे पैर जो चलते हैं उनको कहीं कांटे या कुछ नहीं लगेगा, बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है। विश्राम के लिए अच्छी जगह बनाई है, खाने पीने के लिए अच्छी स्थान बनाए हैं, जो लोग सेवा करना चाहते हैं उनके लिए बनाया है। कम से कम ये अपने 20 साल का हिसाब किताब तो दें। अब क्या कह रहे हैं, इनका चेक कर लो, दुकान मालिक कौन है, क्या आपको नहीं पता कौन है? हर साल तो चेक करते हो। तो आप ये हर साल बदनाम करने के लिए चेक करते हैं, हर साल कांवड़ियों को धोखा देते हैं, हर साल ये धोखा देते हैं। ये जितना ये चेक करें उतना इन पर पाप पड़ रहा है। सर, जौनपुर से वीडियो वायरल हुई हॉस्पिटल है, हम आपको कहना, आयोग नहीं, हम अपने तमाम श्रद्धालु और आस्था रखने वाले कांवड़िया भाइयों को कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा सुंदर कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग करेंगे, और सड़क के किनारे जितने भी कारोबारी हैं उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी, ट्रैफिक को चलने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी। और हमारे काम एग्जाम्पलरी हैं, हम लोगों ने दुनिया देखी हुई है। जिनको जो काम करना चाहिए वो काम कर नहीं रहे। आज तक कोई भजन नहीं सुनाया उन्होंने, हम लोग भजन ही सुन लेते कुछ। अब उनसे उम्मीद करते एक्सप्रेस वे बनाए। तो पहले ये बताइए, आप विश्व बैंक की तरफ मत जाइए। विश्व बैंक किसकी है आपको भी नहीं पता, इसलिए विश्व बैंक के बारे में पता कर लो कि विश्व बैंक में पैसा किसका आता है और वो किसके दबाव में किसको लोन देता है। वो अगर जानते हो तो सवाल करना, वरना मत करो सवाल। एक बात, रुक जाओ भाई, मैं ये कह रहा हूं 20 साल में सरकार ने कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की ये बताएं। हम अपने सभी पत्रकार साथियों से कहेंगे, आप बिल्कुल परवाह मत करिए, आप अब कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप लोग इनसे पूछिए कि 20 साल में हमारे कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की उन्होंने, उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके खाने पीने के लिए। अगर ये कॉरिडोर बना देते, कॉरिडोर कितने का होता, 1000-2000 करोड़ का होता। अब आप सोचिए, गोरखपुर लिंक बना रहे हैं 7000 करोड़ का, लेकिन हमारे कांवड़ियों भाइयों के लिए, आस्था के लिए 1000 करोड़ का कॉरिडोर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बनाया इन्होंने 1000 करोड़ का कॉरिडोर? 7000 करोड़ अपने घर के लिए सड़क बना ली। कितने हजार करोड़ की बनी है? 7000 करोड़ की। सोचिए आप, 7000 करोड़ की गोरखपुर का लिंक बनाया जो चलने लायक नहीं है, और जब चला कोई मंत्री तो एक्सीडेंट हो गया उसमें। नहीं हुआ एक्सीडेंट, बताओ आप। और सुनने में आया कि बह गया कुछ हिस्सा, और 4 लेन है वो 6 लेन नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 20 साल में कौन सा कॉरिडोर बनाया है बताइए। हमारे शिल्पग्राम को बदनाम कर दिया सरकार ने, वहां आम लूट हो गई। इतना अच्छा शिल्पग्राम बनाया, आप पैकेट बना के आम दे देते सबको, तो एक छोटा सा काम नहीं कर पाते। बताइए आप, अगर आप पैकेट बना देते। इसीलिए मैं कहता हूं सवाल मैनेजमेंट का है। नहीं, भगदड़ आम के लिए जाएगी, जान चली जाएगी तो न्यूज बनती ना। सोचिए आम का कितना प्रचार हो जाता कि चौसा की वजह से झगड़ा हो गया है। राजा यादव बैठे सर पीछे। अरे राजा यादव की बात अभी बात में करेंगे।
तो ये जो शिल्पग्राम का भी मैं वीडियो दिखाएंगे, शिल्पग्राम का वीडियो निकाल कर आज आपको दिखा के भेजूंगा मैं। सुनो, वो वाला आलोक वाला निकाल के रखना, ठीक है, वीडियो आलोक वाला। तो अगर सिस्टम होता, एडमिनिस्ट्रेशन काम किया होता, मैनेजमेंट होता, तो आम के लिए भगदड़ नहीं मचती। जो आम वहां थे उनको बाकायदा पैकेट में बना देते और सरकार अपना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रचार करती और सभी बैगों में आम रख देती और पुलिस लगा करके एक एक लोग आते और आम लेते हुए चले जाते पैकेट, जब तुम्हें देना ही था। और ये सरकार ने जानबूझ के भगदड़ मचवाई जिससे हमारे गरीब लोगों का अपमान हो। अपमान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके भगदड़ मचाई। उन्हें सब पता था, नहीं पता था इनको। और हमारी बदनामी हो जाए कि वो शिल्पग्राम में हुआ आम के लिए झगड़ा, आम के लिए लूट। अब आप बताओ कौन सा आम सबसे ज्यादा लूटा गया है? चौसा? नहीं, लंगड़ा तो बंद हो गया, अब नहीं आ रहा लंगड़ा। तुम भी क्या जानते आम के बारे में, अब लंगड़ा कम आ रहा है। नहीं, अब दशहरी भी कम है, चौसा ही है। चौसा, लखनऊ हैं? अरे छोड़िए, एक पेड़ पे हमारे वो क्या नाम उनका, यश भारती कलीमुल्ला साहब, एक पेड़ में लगा देते हैं सब आम और सरकार के हिसाब से वो हर एक का एक आम भी बना देते हैं। टेस्ट कैसा है पता नहीं। कल नागपुर में नितिन गडकरी ने इनकम डिस्पैरिटी को लेकर के सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि गरीबों की संख्या बढ़ रही है और दोनों के बीच में इनकम का जो अंतर वो भी। देखिए, 1% देश की आबादी पर 40 या 60% का वेल्थ उन्हीं के पास है। देश की 60% वेल्थ 1% की आबादी पर है। सोचिए आप, तो हम सब गरीब बैठे हैं, हम सब गरीब बैठे हैं। तो अगर उन्होंने स्वीकार किया तो अच्छी बात है, सही बात है। तो वो स्वीकार इसलिए कर रहे हैं कि उनको सरकार का कामकाज करने का तरीका पता है और जो फैसले सरकार ने ले लिए हैं उससे इसी तरह की असमानता बढ़ेगी, ये जानते हैं वो, इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं। वरना इतना अच्छा मंत्री जो सड़क वड़क बना रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग मांग ही नहीं रहे सड़क। उनसे बताइए आप, मैंने लोकसभा में उठाया कई बार कि एक्सप्रेसवे यूपी को नहीं मिल रहा है। कोई अगर एक्सप्रेसवे एनएचआई ने दिया हो तो बता दो। एक दिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मैंने सुना देवरिया में, कि अब गोरखपुर से नहीं, शामली से एक्सप्रेसवे चलेगा, गोरखपुर होकर के सिलचर तक जाएगा। तो हमने अपने साथी से बोला, बताओ गोरखपुर के बाद तो बिहार आ जाएगा, फिर आगे झारखंड, फिर बंगाल, फिर और प्रदेश। ये हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कैसे सड़क बना देंगे वहां पर? सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं। अगर ये बात गलत कह रहा हूं तो बता दो आप लोग। और आप भी लोग न्यूज चला रहे थे कि शामली से सिलचर तक एक्सप्रेसवे बनेगा। अटल जी उनके सबसे पहले प्रधानमंत्री, मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री शिलान्यास किया। अभी तक पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी चल रही नहीं चल रही, भगवान जाने। उन्हीं के नाम से अटल प्रोग्रेसिव वे बना था कोई। अटल, हो सकता है मैं नाम गलत बोल रहा हूं, लेकिन चंबल एक्सप्रेसवे जो था उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से कर दिया। आज तक शुरू नहीं हो पाया, सोचिए आप, आज तक। और जहां जहां से उसको गुजरना है, हर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। यूपी से शुरू होना था, यूपी में बीजेपी का मुख्यमंत्री, बगल में आपका मध्य प्रदेश है, उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री, आपका राजस्थान में बीजेपी का मुख्यमंत्री। और इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के गांव को उन जोड़ना नहीं चाहते हैं। वो गांव इटावा के बगल में आ रहा है, इसलिए नहीं जोड़ना चाहते। सोचिए अब, ऐसी सोच है इनकी, क्योंकि चंबल एक्सप्रेस इटावा से चलना था, वटेश्वर के बगल से। वटेश्वर माना जाता है उनका गांव है, वहां से जाता और सीधा चला जाता कोटा तक। और इसीलिए नहीं सरकार बना रही है क्योंकि इटावा जुड़ रहा है उससे। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कॉरिडोर तो बंद कर रहेगा। भारत को विश्व में चौथे नंबर पर समानता वाला देश बताया। विश्व में चौथे नंबर पर भारत समानता वाला। मैंने ये भी सुना है कि जापान से ज्यादा पर कैपिटा इनकम नोएडा की है।
जापान से ज्यादा, जापान के लोगों से ज्यादा पर कैपिटा इनकम नोएडा के लोगों की है। कैसे मान लें हम बात? इसलिए फिगर्स और डाटा किस तरीके से लाए जाते हैं वो अलग मानक है। अब दुनिया में हम कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है बताइए आप? 30 नंबर की। और बताओ कितने भूख से मर रहे हैं लोग बताइए। कपड़ा नहीं पहनने को, घर मकान नहीं, लोगों की जान जा रही है, और क्या क्या घटना हो रही है हम आप देख रहे हैं। हाँ बताइए, लखनऊ में ये शहर तो बताओ नवाबों का शहर था, इस शहर की पहचान दूसरी है, लूट की नहीं है। पहले आप वाली पहचान है इसकी, पहले आप लीजिए, पहले आप। और यहाँ क्या लूट मचा दी? ये सब सरकार की वजह से हो रहा है, ये सब सरकार की वजह से हो रहा है। कौन सा? पहले बना तो लो। अरे बना पा नहीं रहे हैं, पहले पूरा तो कर लो। दुख है कि प्रधानमंत्री की फोटो लगा करके फर्जी हीरो बिक रही है। कहाँ आ गई फोटो? है नहीं, हमने सुना उसमें कि प्रकट होंगे, आए नहीं है, प्रकट हुए हैं, सुना है इसमें। हाँ ऐसे ही कुछ सुना है मैंने। क्या है डायलॉग? नहीं डायलॉग क्या है वो? बाबा आए नहीं है, प्रकट हुए हैं। नहीं अखबार पढ़ा है मैंने। नहीं अभी तो कोई बात ही नहीं हुई ऐसी। नहीं ट्वीट आया होगा, वो ठीक है, ट्वीट आना चाहिए। तो ये एक हमारे वो बोल रहे हैं प्रोफेसर, मैं केवल कंटेंट में मत जाना, वो जो जगह है उस पे जाइएगा आप। हालांकि कंटेंट अगर इंटरेस्टिंग लगे तो उसको सुनिए जरूर, वो कंटेंट डिफरेंट है, डिफरेंट पर्पस के लिए है। एनीवे लाइट बंद करिए, दिखाओ, और उसके बाद जेपीएनआईसी वाला दिखाना, दिखाइए। In Africa, we're part of a great university in Britain called the University of Reading, which has interests in agriculture, climate, law, and of course business education around the world. So I'm sitting here in the middle of a tremendous infrastructure that His Excellency Akhilesh Yadav has created for farmers. And I'm absolutely blown away about how this can serve the people and how it's from this. Apart from the fact that it respects the farmers and their communities and gives them a place that shows that they're recognized for the incredible hard work they're doing, it also allows them to learn, come together, build a community, hear from each other what works and what doesn't work, give some mutual support as well. So this is a wonderful example of how public funds could be used to build public benefit, helping rural Indian farmers, helping the cities also get quality produce at better prices. And so it's a win-win all round. And I really hope to see that this will be used in a way it's intended for increasingly going forward. I'm really impressed. I'm blown away by a facility like this being created. And apart from else, it's attractive as well. It's well designed, it's well architected, it has open spaces, it has food, a food court there, an exhibition hall, it has craft shops, etc. All this could really produce something of real value. And I think it's an excellent example to show people in other parts of the world what can be created with public funds by people who really care about the people and who really care about the farmers and their future.
बर्बाद कर दिया इसको। सेल्फग्राम तोड़ा जा रहा है तो तोड़ दो, पूरा तोड़ दो और अच्छा। हाँ ये देखिए, ये भी सुनिए, आवाज तेज करो इसको। कौन हूं मैं, कौन हो तुम, कौन है ये अरबों लोग जिनसे ये देश बना है? कौन थे जेपी? भारत को गरीबी, अशिक्षा और असमानता की जेल से आजाद कराने के लिए उन्होंने समाजवादी भारत का सपना देखा। बाईस साल बाद जेपी को लोकनीति की तरह सक्रिय राजनीति के कुंड में कूद जाना पड़ा। क्या थी वो मजबूरियां? पच्चीस जून की रात इमरजेंसी लागू हो गई। ये जेपी की जिंदगी की शाम थी। रोशनी ढलने को थी और युवा राष्ट्र एक नई सुबह के इंतजार में था। उनके मन में एक ही विचार था, एक ही आशा, देश के युवा। ये बहुत से साथी जानते होंगे, ये रेड कैप भी जो जेपी की दी हुई है। ये जो रेड कैप हम लोग पहनते हैं, ये जेपी की दी हुई है। चलो प्रेस के लोगों को धन्यवाद। ये सब बर्बाद हो चुका है, क्या करना है इसका? अब घुसने नहीं देंगे तुम्हें। देखा नहीं कैसे घुसे थे हम? अब कोई विजन नहीं होगा, अब कुछ और होगा। है अच्छा काम नहीं, अब विजन कुछ और होगा। अनुभव के साथ विजन होगा। अच्छा हाँ, ये हमारे साथी आए, आइए राजा यादव, बहुत धन्यवाद इनका। हालांकि जो हेल्दी होंगे तो हेल्दी सोचेंगे आप। ये भाजपाई किसी को नहीं मानते, ना उनका कहा हुआ मानते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, और टॉलरेंस की बात तो स्वीकार ही नहीं करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपना भाषण, जो रास्ता दिखाया कि हम भारत के लोग टॉलरेंट हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है हमारे अंदर, इसीलिए कांवड़िया की यात्रा में समय समय पर परेशान किया जाता है। मैं ऐसे साथी का बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आज यहाँ हमारे बीच आए हैं। इनसे बहुत सारे नौजवान इंस्पायर होंगे और अपने आप को भी इसी तरह फिट रखेंगे, क्योंकि जितने फिट होंगे उतने स्वस्थ दिखाई देंगे।
यूपी में ये तो होगा ही होगा, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक काम कुछ और करेगी बीजेपी। इससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ काम करेगी, क्योंकि उनके जो थिंक टैंक हैं वो यही प्रयास करते हैं कि कैसे उलझाए वोटर को। आप बताइए, आधार में हमारी आंखें वो ले ली उन्होंने, प्रिंट भी ले लिया हाथ के, सब डेटा है, मैंडेटरी है, हमें देना हर चीज है। बैंक अकाउंट में जाना है, सोचिए आप, बैंक अकाउंट में वो मांगते, किसी पॉलिसी को आप अगर लेना चाहोगे तो उसमें मांगते हैं, जितनी सुविधाएं सब में आधार चाहिए। तो आधार क्या किस लिए मांगा गया था, याद कीजिए। और वो भी लड़ाई चल रही है, आधार से लिंक किया जाए अपना वोटर। तो पता नहीं क्या कंफ्यूजन है, क्यों है ये कंफ्यूजन। आधार 99% लोगों का बना हुआ है। अच्छा, डेटा सरकार के पास है। अच्छा, सरकार अपना ही डेटा नहीं स्वीकार करेगी, सोचिए आप। सरकार ने जब आधार बनाया होगा तो सब कागज लिए होंगे ना सरकार ने। भाई जब आधार बना तो सरकार ने सब कागज लिए हमसे, सब चीजें भरवाई, हमारे प्रिंट लिया हाथ का, हमारे रेटिना का लिया उन्होंने इमेज, उसके बाद हमारा आधार बन करके आया। और मैंडेटरी है हर जगह, आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो, बैंक अकाउंट हो, आपकी कोई भी बेनिफिशियल स्कीम हो, सब में तो आधार चाहिए आपको। पासपोर्ट बनाना है तो आधार चाहिए, बैंक अकाउंट खोलना तो आधार चाहिए। अब बताओ, अपने ही कागज को गलत मान रही सरकार, बताइए आप। उसमें भी डेट ऑफ बर्थ सब जुड़ा हुआ है आपका। कमाल की सरकार है कि अपना ही डेटा नहीं मानती सरकार, अपना ही कागज सरकार स्वीकार नहीं करती। बताइए, सब कुछ तो आधार में चला गया होगा। भाजपा देखिए, जाना तो है ही सबको, जाना तो है ही, हाँ जाना तो सबको है। और आप देखिए कितने कमजोर लोग हैं, फीस नहीं दे पाए, एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट। मुख्यमंत्री बताइए, जनता दरबार में वो गई हो बेटी, जनता दरबार में, और उसके बाद क्या हुआ, सुनने वाले कि हमें गंगा जल पिलाना चाहते हैं लोग। अरे भाई, हम गंगा में नहा के आ गए, जब कहोगे तो फिर गंगा में नहाएंगे, फिर गंगा का जल कैसे साफ करोगे ये बताओ ना तुम। भाई आप गंगा जल से ही साफ कर रहे हो चीजें, हम गंगा जल में ही नहाए, अब किसे साफ करोगे तो गंगा जल। सोचिए आप, ये सोचने की बात है। अरे यार, गंगा जल की बात करो, कहां बिहार चले गए तुम। आप बताओ ना, आज के जमाने में गंगा जल का मामला चल रहा हो। हमारा मुख्यमंत्री आवाज धोया गंगा जल से, मंदिर धोया, कितनी बार बताएं वो बातें, क्यों बताएं। सिंचाई घोटाले की बहुत बड़ा घोटाला है वहां। आप नदियां देखो ना क्या हालत है, आज देखा कल क्यों देखना। भाई जो 10 साल में 9 साल में कुछ नहीं कर पाए, वो क्या करेंगे। आप क्या उम्मीद करते हो उनसे। सोचो, जो बर्बादी हुई है उसको कैसे रिपेयर करोगे आप। जो इतना बर्बाद हो गया, नुकसान, उसका कैसे रिपेयर करोगे आप। अब मेडिकल कॉलेजेस में क्या है बताइए, ब्लड। अच्छा आप सोचिए ना, सुल्तानपुर में कागज पे एक्सरे निकाल दिया है, मतलब कमाल है, मतलब है। तो किसने रोका है। अरे भाई, ये कहने की बात अलग है, किसने रोका है भाई, साफ करो ना, किसने रोका है भाई। सर साफ नहीं करना है, गंदा ना करे तो बच जाए। अरे भाई साफ, ये तो हमारे आपको जो दुनिया में व्यवस्थाएं बनी है, वहां भी नदियां खराब थी, वहां भी गंदगी थी, उन्होंने ठीक किया ना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ना, आपका गोमती रिवरफ्रंट क्रिएट किया ना, पेड़ लगाए ना, साफ सुथरा किया। अरे उस काम को आगे बढ़ाओ ना, हमारा थोड़ी है गोमती, वो तो जनता के पैसे की है। जैसे मान लीजिए शिल्पग्राम है, ये तो जनता के पैसे का है ना, और जनता के लिए बनाया, जनता को, किसान को सुविधा के लिए बनाया। अब वो कह रहे तोड़ दिया तो तोड़ दिया, तोड़ दिया, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। पूरा टूट गया, क्यों। दिखाओ दिखाओ, अच्छा दिखाइए वीडियो, हमने देखा नहीं टूटते हुए। ऐसा करो, सब तोड़ दो, लोक भवन भी तोड़ दो, विधानसभा भी तोड़ दो, अच्छी नहीं लग रही ना। पान पड़ गया, पान थूक दिया किसी ने।
नहीं तोड़ क्यों दिया, मुझे नहीं समझ में आया। कुछ बना रहे हो अच्छा। ये अवध शिल्प ग्राम योजना है जहाँ पर अखिलेश यादव ने 75 दुकानें बनाई थी। 75 जनपद के लोग आके अपना अलग अलग जो सामान है उसको डिस्प्ले कर सकें, अपने उत्पादों को डिस्प्ले कर सकें। मगर योगी जी ने को अच्छा नहीं लगा और योगी जी ने सभी दुकानों को तोड़वा दिया और लगातार इस बिल्डिंग को तोड़वाया जा रहा है। इस बिल्डिंग को तोड़वा कर गिराने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये देखिए, ये पूरी स्थितियां हैं, ये आप पूरी स्थितियां सामने देख सकते, मतलब अंदर ही अंदर हथौड़े से पूरी तुड़ाई की जा रही है। कोई बात नहीं, हाँ भाई तेरा मर्डर हो रहा है। हाँ भाई कागज जिसका, हाँ बताओ किसने पैसे ले लिए तुम्हारे? ये अल्लाहगंज के ठाकुर ओम प्रकाश से 20,000 रुपए लिए और 151 में चालान कर दिया। कौन सा जिला है? शाहजहांपुर। अभी हम देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी मैं देखता हूँ, और बोले अगर समाजवादी पार्टी का प्रचार किया तो 6 महीने जमानत नहीं होगी। और ठाकुर ओम प्रकाश सिंह है। तो अभी देख लेंगे क्या आरोप लगाया तुम पे बेटा? हमने सोशल मीडिया पे लिख दिया था अखिलेश भैया का जो सामना करेगा उसे रेल दिया जाएगा।